नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुडेरिया का जो 5000 प्लस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो बुक आया है दोस्तों, उनमें से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, और जब सवाल टोटल ख़त्म हो जाएगा तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और टोटल 50 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। यानी कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो याद रखिएगा, गोविंद रनाडे ये शामिल नहीं है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो गोविंद रनाडे शामिल नहीं है, बाकी शामिल है जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये सब शामिल है। गोविंद रनाडे शामिल नहीं है, यानी कि वो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है दोस्तों कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कौन समझौता हुआ? तो लखनऊ समझौता। अगर पूछेगा कब हुआ तो 1916 में हुआ। ठीक है, तो उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ये क्या हुआ? ये परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। सवाल क्या था कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये बाद में घातक सिद्ध हुए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल देखने वाले हैं 4 नंबर सवाल। आइए 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 4 नंबर सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है दोस्तों, ये किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों, तो 6 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो हम लोग बारी बारी से एक एक कथन देखने वाले हैं। सबसे पहला कथन है दोस्तों कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्थापित करने की संस्तुति थी। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ये भी नहीं होगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का। ठीक है, तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। आइए 7 नंबर सवाल है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिबरल पार्टी के चुनाव पर, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर कि भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो याद रखिएगा कि भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त शासक के समय हुआ। याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो स्कंदगुप्त के शासक के समय हुआ था भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 9 नंबर सवाल को देखने वाले हम लोग। ठीक है, 9 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि एहोल अभिलेख जो है दोस्तों, ये पुलकेशिन द्वितीय के शासक से संबंधित है। ठीक है, तो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासक से संबंधित है एहोल अभिलेख। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो याद रखिएगा कि मुंडकोपनिषद में, ठीक है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है, तो मुंडकोपनिषद में संग्रहित है सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो याद रखिएगा ये महायान से संबंधित है। किससे संबंधित है, महायान, यानी कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है, तो ये महायान से है, यानी कि ए 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो याद रखिएगा कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना, ठीक है। क्या है, इबादत खाना जो है ये अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है दोस्तों कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे, ठीक है। याद रखिएगा कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा जो है ये किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे तानसेन और बैजू बावरा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला 14 नंबर सवाल कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये मैक्सिको में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है, मैक्सिको, ठीक है। चलिए अच्छा, मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कैनबरा। और यूएसए की राजधानी क्या है आपको, वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो सबसे पहला है यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, नहीं, गलत है। इसकी संख्या 180 है, नहीं, 360 है। कितना है दोस्तों, 360। देशांतर रेखाएं दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। याद रखिएगा कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 16 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, ये नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नल्ला मलाई पहाड़ियाँ सबसे पहले, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ, ठीक है। तो उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, तो उत्तर से सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो ये कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अच्छा, महानदी कहाँ से निकलती है, ये महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, और महानदी पर ही हीराकुंड बांध स्थित है, आपको पता होगा। और ये महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अच्छा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। आइए दोस्तों देखिए 18 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है। तो लेटराइट, याद रखिएगा किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण, तो लेटराइट प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है, ठीक है। अच्छा, रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है रेगुर मिट्टी। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला कथन है यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला
21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणुओं के आकार क्या होता है? बढ़ता है, याद रखिएगा। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणुओं के आकार क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। नेक्स्ट है 22 नंबर कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण, याद रखिएगा। तो वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। हीलियम क्या है दोस्तों? ये अकार्बनिक गैस है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक गुब्बारा में भी प्रयोग किया जाता है इसको भरने के लिए, हीलियम गैस का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो याद रखिएगा 0 होता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि सर्व विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है, स्वर्ण यौगिक, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है। सर्व विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। चांदी का संकेत Ag होता है। अच्छा, सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत होता है Au और इसका परमाणु संख्या 79 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ml-1 T-2 होता है, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। और दाब का विमीय सूत्र होता है ml-1 T-2 होता है। 26 नंबर है कि जैव सेल क्या है? तो ये कोयला है दोस्तों, याद रखिए। कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। हम लोग जो कोयला यूज़ करते हैं वो बिटुमिनस होता है। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला को कहा जाता है और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याद रखिए कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से है। किस भाग से है? सेरेब्रम, यानी याददाश्त का जो हम लोग जो याददाश्त आता है और जाता है का संबंध जो है ये किस भाग से है? सेरेब्रम। 28 नंबर सवाल है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी एक अन्य विशेषताएं होती है। तो याद रखिएगा आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं। एक जीवाश्म पक्षी है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है, आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये हो जाए दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा, याद रखिएगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 30 नंबर सवाल कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। आइए देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? सवाल है 31 नंबर कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में नए कौन बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो उड़ीसा के रहने वाली, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर सवाल कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। अच्छा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30, तो याद रखिएगा। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो याद रखिएगा कि भारत की संसद, ठीक है, तो भारत के संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है।
अच्छा, संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संचित निधि का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 266 में है। कितना में है? 266 में है संचित निधि का उल्लेख। तो याद रखिएगा कि भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है किसके अनुमोदन से? तो भारत के संसद के अनुमोदन से। ठीक है, चलिए। अच्छा, संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखिएगा कि संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखेंगे हम लोग। 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समता। अच्छा, ये बताइए कि विधि की समक्ष समता जो है ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 14 में है। किस आर्टिकल में है दोस्तों? 14 में है। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया, आपको पता है कि संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 368 में है। किस में है दोस्तों? 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ये भाग 20 का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखने वाले हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर जो सवाल है दोस्तों ये सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। ठीक है, आइए 36 नंबर सवालों को देखते हैं। सूची 1 में है और इधर सूची 2 है। तो सूची सबसे पहला दोस्तों भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं का जो उल्लेख है दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें मिलान करने के लिए नहीं आ रहा है, जो आपको पहले ईजी देखता है उसको पहले मिलान कर लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए दल बदल विरोध नियम, ये आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची हो जाएगा। कौन सा अनुसूची हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है, ये 9वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिलान। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? याद रखिएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का जो गठन है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये किया गया दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग की अध्यक्षता में किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड विलियम बेटिंग की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। तो निम्न में से कौन सी औषधि? तो गुलाबी क्रांति जो है दोस्तों ये औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को वेटन ब्रूट्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। ये दोनों का स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, देखिए WTO और GATT इसका स्थापना 1947 में हुआ था। याद रखिएगा GATT का। उसके बाद GATT को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया 1995 में। कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1995 को GATT को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 40 नंबर सवाल आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 40 नंबर कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 1949 को किया गया था। याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 को किया गया था। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
ये 1969 में हुआ था, याद रखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और 7 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो कब किया गया था? ये किया गया था 1980 को किया गया था, याद रखिएगा। इसमें 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 7 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, 1955 में क्या हुआ था? तो 1955 में SBI का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा कि SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और RBI का स्थापना हुआ था 1935 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 41 नंबर सवाल कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ये है दोस्तों VD सावरकर का। याद रखिएगा कि हिंदू राष्ट्र का जो विचार है ये मूलतः किसका है? VD सावरकर का है, ठीक है। अच्छा, KV हेडगेवार का नाम सुनेंगे नहीं? ये RSS के संस्थापक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है? तो KV हेडगेवार। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। तो VD सावरकर, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो VD सावरकर का है। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि भारत में आयकर है, ये क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर सवाल कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों याद रखिए कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा कि हिमानी उत्तम पर्व का जो संबंध है ये किस खेल से है? तो ये दोस्तों मल्लखंब खेल से है। कौन सा खेल से है? मल्लखंब। नेक्स्ट है 45 नंबर सवाल कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये दोस्तों दादू दयाल। तो याद रखिएगा कि निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ये ग्रीक ने चलाया था। किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने चलाया था। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी उर्वरक को बढ़ाता है, ये खादर हो जाएगा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी उर्वरता को बढ़ाता है, यह है खादर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, ये थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोक्लाइन। 49 नंबर सवाल है कि बेसल मापदंड संबंधित है, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा कि बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, बेसल मापदंड। नेक्स्ट देखते हैं अगला 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। आइए 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था अर्नाल्ड टायम्बी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नाल्ड टायम्बी ने किया, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एडिटेरिया का 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और हम लोग डेली सेट बाय सेट करते रहेंगे, एक सेट डेली करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसको भी लाभ मिल सके। तो अगर आपका स्कोर बढ़िया है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।